बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सलमान शहबाज साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। वैसे तो उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है शुरू से ही, और बतौर बिजनेसमैन वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी वापसी कैसे मुमकिन हुई है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानत 13 तारीख तक जो है मंजूर की है। बकौल उनके वकील जनाब अमजद परवेज़ साहब के 11 तारीख को पाकिस्तान वो लैंड कर जाएंगे। आमदन से ज़ायद असासों का केस सलमान शहबाज के हवाले से पाकिस्तान में चल रहा था, और इस केस में उनके खिलाफ जो पैसे उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस बतौर या बकौल नैब जो है उन्होंने इकट्ठे किए टीटीज़ के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बकौल नैब, वो पैसे हैं जिनके हिसाब वो अभी तक अदालत के अंदर नहीं दे पाए। उसका ट्रेल जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, और जो उन्होंने जवाब वहाँ पर दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। अदालतों ने उनको तलब किया, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। तकरीबन 4 साल खुद साख्ता जलावतनी भी उन्होंने काटी, और उसके बाद अब फाइनली उन्होंने आने का इरादा किया। कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस हवाले से सियासी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख रही है, क्योंकि ऐसी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मुमकिन है कि उनको सियासत के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। ये हकीकत है, फसाना है, ऐसे कोई बात है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जब कभी भी पाकिस्तान से बाहर ऐसी शख्सियात चली जाती हैं जो असर और रसूख वाली शख्सियात हैं, उन पर चाहे जो भी इल्ज़ामात हों, उन पर चाहे जो भी मुकदमात हों, और अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वापस आती हैं और आके अदालतों के मामला जो हैं उनको भी हैंडल कर लेती हैं समहाउ। इस सब असना में एक आम शख्स या एक आम शहरी जो है, जब उसको ऐसी अदालतों से पाला पड़ता है या उसको इस किस्म की किसी भी चीज़ का सूरत हाल का सामना पड़ता है, तो वो अपने आप को या अपनी पोजीशन को कहाँ पर देखता है और उसके साथ क्या बीतती है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में वकील हैं सलमान शहबाज, अमजद परवेज़ साहब, वेरी एमिनेंट लॉयर। ज्वाइन कर रहे हैं हमें शोएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वेरी एमिनेंट गेस्ट एंड लॉयर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अमजद साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा तफसील में बयान कर सकें कि आज जो कमरा अदालत में इस केस के हवाले से जो पेशरफ हुई वो, और साथ ही साथ ये बताइए कि अब 13 तारीख तक हिफाजती ज़मानत जो है वो उनकी मंजूर है, 11 को उन्होंने आना है। पॉसिबिलिटीज़ क्या देख रहे हैं आप इनके केस को आगे लेके, और आई मीन व्हाट होप यू हैव कि वो वापस आ रहे हैं, जो आज से 2-3 साल पहले आ सकते थे वो नहीं आए। देखिए सर, गुजारिश ये है कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए किसी भी अदालत से रुजू करना हर पाकिस्तानी का हक है और फंडामेंटल राइट है। और ये पहला केस नहीं है जिसमें किसी ने प्रोटेक्टिव बेल के लिए किसी अदालत से रुजू किया है। इस पे बेशुमार प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं ऑलरेडी, और ऐसी प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं जिनमें लोग इतने ही वक्त के लिए मुल्क से बाहर रहे और फिर उन्होंने अदालतों से रुजू किया और ये सदा थी कि हम आके तो प्रोसेस ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहते हैं। तो जो जजमेंट्स का ट्रेंड है वो ये है कि अला अदालतें जो हैं, एक शख्स जिसको सरकार नहीं ला सकी मफरूरी के बावजूद, अगर वो खुद आके सरेंडर करना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो आके सामने तफ्तीश हो और अपनी जो इनोसेंस है, जो भी उसका मौकफ है, उसको वो आके अदालतों के सामने पेश करे। तो ये बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन थी, यही हमने अदालत से अर्ज किया कि इस कोर्ट के जो न्यूमरस जजमेंट्स हैं इसी तरह के हालात वाकयात वाले, उसमें उन्होंने जिस मुल्ज़िम ने भी कोर्ट से रुजू किया है तो अदालत ने उसको प्रोसेस ऑफ लॉ को सरेंडर करने का मौका दिया है और हिफाजती जमानत दी है। इसी की बुनियाद पे अदालत ने हमें 13 तारीख तक हिफाजती जमानत जो है वो दी है। 13 को वो सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने, और फिर कोर्ट जिस वक्त तक मुनासिब समझेगी, टाइम देगी कि आप मुतल्लिका मजाज फोरम से जाकर रुजू करें। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सर कि अब ज़रा इसमें बहुत सारे पहलू हैं। जो नया कानून है नैब का, उससे बहुत सारा क्वेश्चन इस केस में आपको एक्सपेक्ट करते हैं आपके मिल पाएगा या नहीं? ये अभी अदालतों के पास, जो कि जानते हैं आप डिवाइन पावर्स होती हैं, वो उसको अपनी मर्जी से जिस जानिब पे ले जाना चाहेंगी ले जाएंगी। आई मीन व्हाट इज़ योर होप? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तक तो स्टीव फैमिली के जितने केसेस मैंने किए उनमें से किसी केस में भी हमने नए लॉ का सहारा नहीं लिया। हमने किसी केस में भी नए लॉ के किसी प्रोविजन को इन्वोक करके किसी अदालत से इस्तदा नहीं की कि इस नए लॉ की रोशनी में उस केस का फैसला कर दिया जाए। तो इस केस में भी हम इसको मेरिट पे लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जो मियां शहबाज शरीफ है, उनकी इसी मुकदमे में बेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के फुल बेंच ने ली थी। 3 ऑनरेबल जजेस का बेंच था जिन्होंने यूनानिमस ऑर्डर पास किया था। उससे पहले डिवीजन बेंच का ऑर्डर था, उसमें डिसेंटिंग था, 1 by 1 का वो फैसला था। फिर वो 3 ऑनरेबल जजेस के पास चीफ जस्टिस के हुक्म से गया। इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सेस बियॉन्ड मींस के केस में मियां शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत है वो मेरिट पे हुई थी।
उस वक्त ना ये नया कानून था, ना वो वजीर आजम थे, ना कोई ऐसी बात थी। तो यकीनन उस जजमेंट का फैसला और इस केस के बाकी जितने मुलजम हैं, उनके साथी मुलजम जिन्हें हम कोई एक्यूज कहते हैं, वो सारे भी बेल में हैं, उन सबको भी बेल मिल चुकी हुई है। तो हम इसको मेरिट पे डिफेंड करेंगे, मेरिट पे ही अपने केस को, और हम समझते हैं कि हमारा मेरिट पे इस कानून, नए कानून के इतलाक के बगैर भी अच्छा केस है। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत सारे केसेस शरीफ फैमिली के लड़े हैं और दिस इज़ नो अदर ओपिनियन इन दिस कि आपने बड़े अच्छे तरीके से, हसन तरीके से केसेस लड़े हैं। लेकिन हम जो सा ये बताएं कि अब कानून इस हवाले से क्या कहता है कि जहाँ से वो डिस्कनेक्ट करके गए थे अपने मामले को और अदालत ने उनको फिर तलब किया, वो नहीं आए, फिर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए, वो जो सारी कार्रवाई होती है इश्तिहारी की, वो सारे प्रोसेस से गुजरे, तो क्या आपके ख्याल से, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ, केस वहीं से अदालत जो है उसको कंटिन्यू करेगी जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? क्योंकि जो कंसर्न रेज किए गए थे नैब की जानिब से या ओपोनेंट पार्टी की जानिब से, वो ये था कि आप के जो क्लाइंट है वो दे नहीं पा रहे तमाम तर ट्रेल, जिस तरह टीटीज़ आ रही थी, 70 अकाउंट्स थे, 14 ऐसे थे जिनका जो है नादरा के अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो क्या वहीं से ही दिस विल ऑल कंटिन्यू, या आपको लगता है नहीं ये कंटिन्यू नहीं होगा, कुछ और रास्ता निकल आएगा? नहीं जी, इसमें पोजीशन यही होगी कि जब भी कोई मुलजम मफरूर हो, वो आके किसी लेटर स्टेज पे अगर प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करे तो वो शामिल तफ्तीश होकर अपना मौकफ देता है। हाँ, ये अदालत की सवाबदीद है कि उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर मौजूद है कि वो चाहे कि जिन लोगों को ऑलरेडी ट्रायल चल रहा था उनके ट्रायल को अलग से चलाते रहे और उनका ट्रायल सेपरेट कर दे। और अगर अदालत महसूस करे कि नहीं, केस के इन हालात वाकयात में करीने इंसाफ ये है कि इनको उसी केस में जॉइंटली चार्ज करके तो डिनोवो ट्रायल किया जाए, तो ये भी अदालत का अख्तियार है। तो दोनों सूरतें हैं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट किस तरह से प्रोसीड करना केस के मखसूस हालात वाकयात में मुनासिब समझती है। दोनों तरह की डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है कि इनके खिलाफ ये मुकदमा कोर्ट में आज से शुरू हो या इनको दूसरों के साथ शामिल करके तो डिनोवो ट्रायल शुरू किया जाए। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ हैं, मैंने भी बहुत और भी चीज़ें आपसे जाननी है। शुएब साहब, सर मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। ये फरमाइए कि उनको अदालत ने हिफाजती ज़मानत दी, सलमान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी, आप वापस आ रहे हैं, 13 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर अपने आप को पेश करना है। और जिस तरह हम जैसा फरमा रहे हैं कि अभी तक तो जितने केसेस उन्होंने लीड किए हैं सारे फैमिली के, उसमें नए कानून का सहारा नहीं लिया गया। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस समझ के अंदर चीज़ें जो है वो बढ़ रही और बढ़ेंगी सलमान साहब के इस केस के हवाले से? देखिए, पहली बात तो प्रोटेक्टिव बेल की हद तक जहाँ तक ताल्लुक है वो तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अदालतें दिया करती हैं प्रोटेक्टिव बेल। अब इससे आगे चलने वाला काम है। देखें, ये उस लॉ का सहारा न भी लें, अदालतें तो उस कानून की पाबंद है ना। और नैब में अब जब प्रोसिक्यूशन दोबारा शुरू होगी या दोबारा रेफरेंस फाइल होगा या नहीं होगा, या जो भी प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं, तो वो तो ज़ाहिर नैब भी पाबंद है उस लॉ का जो इस वक्त अमेंडेड लॉ है, और नैब कोर्ट्स भी पाबंद हैं उस अमेंडेड लॉ की जो इस वक्त बहरहाल मौजूद है, जिसको ऑल्दो चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हतमी जजमेंट नहीं दी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है। तो बहरहाल 4 साल पहले उन्होंने अपने आप को एब्सकॉन्ड करा लिया, जबकि उनके वालिद या उनका भाई हमजा शहबाज साहब यहाँ मौजूद थे, और जैसे भी है बहरहाल उन्होंने उसको डिफेंड किया। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा अहम केस था FIA वाला, वो उनके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो केसेस उनके खत्म हुए। मेरिट ऑफ द केस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज परसेप्शन ये है कि ये NRO2 की तकमील के प्रोसेस में है। जो 4 साल जो यही आज़ाद अदलिया थी, यही अदालतें मौजूद थी, उन्होंने अपने आप को एब्सकॉन्ड किया। अब जबकि वो आएंगे तो उसमें नैब उनकी मर्जी का होगा, प्रोसिक्यूटर्स उनकी मर्जी के होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स उनकी मर्जी के होंगे, और वो अपनी मर्जी के जो भी हैं रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अमेंडेड लॉ का भी बेनिफिट उनको दिया जाएगा, इसलिए कि नैब तो उस लॉ से ओवर एंड अबव कोई प्रोसीडिंग्स कर ही नहीं सकेंगी। और इन हालात में बहरहाल एक परसेप्शन ये है कि ये एक काइंड ऑफ NRO है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फैमिली को जिस तरह भी है वो उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और इसके नतीजे में ज़ाहिर पोलिटिकली भी उनको बेनिफिट है, और केसेस के हवाले से तो बेनिफिट है ही है उनका। और तो ये एक परसेप्शन है, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन परसेप्शन बहरहाल ये मौजूद है, और इसके नतीजे में जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी उसको बहरहाल अदालतों को केयरफुली और स्पेशली इन्वेस्टिगेटर्स को भी ये देखने की जरूरत है, क्योंकि माजी में आपने देखा है
FIA के, स्पेशली उस केस में जिसमें डॉक्टर रिजवान और कई गवाहों का जिस तरह उनको हार्ट अटैक्स हुए, उस पर भी सवालिया निशान उठे कि ये कैसे हो गया अच्छा कि शोएब साहब, एकदम जी एक चीज़ जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अब जाहिर है अमजद साहब तो ज़ाहिर है वो एक केस लड़ रहे हैं और उनके वो क्लाइंट है और वो उनकी जिस तरह एक लॉयर की पूरी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट को जो है वो जस्टिस दिला सके। अब इस प्रोसेस में अदालत उज़्मा या आलिया के आगे जब भी ऐसा केस आता है तो इन्वेस्टिगेशन का एक मुकम्मल प्रोसेस है जो मुख्तलिफ इदारे करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं और उस पर ख़र्चे भी आते हैं। आपने इस केस के अंदर भी देखा कि बहुत सारे खर्चे हुए, पाकिस्तान से बाहर भी फ्लाई करना पड़ा और रिकॉर्ड इकट्ठे करने पड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। आई मीन देयर इज़ अ कॉस्ट टू इट विच नेशन हैज़ एक्चुअली बेयर्ड। सिर्फ इसकी तहकीकात के मामले से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसका क्या बनेगा सर, वो किधर गई? देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम को डिग आउट करना और उसके ताने बाने जोड़ना और उसको, उसमें दोनों चीजें चाहिए। एक विल चाहिए, वाकई इनकी नियत हो इन्वेस्टिगेटर्स की कि उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें। दूसरा, उसमें स्किल चाहिए, उसमें उनके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि प्रॉपर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और उसमें IT के स्पेशलिस्ट भी उसमें शामिल होने चाहिए। और इसलिए कि दो प्रॉब्लम रहते हैं, कभी तो हमारे लोगों की विल नहीं होती है कि इसको जानबूझ के खराब कर देते हैं। दूसरी बात, सम टाइम उनकी अगर नीयत ठीक भी हो और विल भी हो कि जी हमने केस ठीक बनाना है और ठीक लेके आगे चलना है, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी का फुकदान होता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन की उस कमजोरी का फायदा उठा करके मुल्जिम उसमें से बरी हो जाते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन अब तो ज़ाहिर है, यहाँ देखें ना, यहाँ प्रॉब्लम और है। यहाँ या FIA है या नैब है ना इन मुकदमात के लिए, जी जी दोनों सूरतों में प्रॉब्लम यह है कि FIA बहरहाल जेर असर है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के, और जिस तरह के उनको रिलीफ मिले हैं या आगे मिलने का इम्कान है, तो इस बात का एक मौका तो मिलता है कि उनको बेनिफिट मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तो एब्सकॉन्डर है। अभी इन्वेस्टिगेशन उनकी रीस्टार्ट होगी, री इनिशिएट होगी। अभी तक मेरा नहीं ख्याल के चालान जमा हुआ होगा इनका, तो मुझे तो ज्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन जो इस वक्त तक बातें सामने आ चुकी हैं, जो उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, उसकी बुनियाद पर नैब में भी केसेस चल रहे थे और FIA में भी चल रहे थे, और एक नहीं कई केसेस थे। अब ज़ाहिर है उन हवालों से जो जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज थी वहीं से वो काम शुरू होगा दोबारा। तो उसके लिए एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो है वो भी इनको सबूत देना है। उसके बारे में नया लॉ अमेंड हो चुका है, उसका क्या इनको बेनिफिट, ज़ाहिर ये ना क्लेम करें, लेकिन बेनिफिट तो वो इदारा तो उसी लॉ का पाबंद है। सिमिलरली जो TTs का था, वहां से पैसे आए उनके अकाउंट में और उस तरह जो इस्तेमाल हुए हैं, वो ज़ाहिर है उसके बारे में क्या अब आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि इसमें पैसे लगते हैं। और उन पैसों को देखें, व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना, उसको जोड़ना, उसके लिए एफर्ट्स करना, वो बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लोगों की उतनी कैपेसिटी बहुत कम होती है सम टाइम कि वो उस पर वाकई सही मानों में ऑनेस्टी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ वो उनको डिग आउट कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इस केस में ऊंट किस करवट बैठता है। अगर उनको ये यकीन ना होता और यहाँ के हालात उनके लिए सूटेबल एंड फीजिबल ना होते, तो शायद उनका आना मुश्किल था। जिस तरह हसन नवाज, हुसैन नवाज अभी तक भागे हुए हैं, वो तो अभी तक नहीं आए बहरहाल, लेकिन सलमान शहबाज साहब अगर आ रहे हैं तो लेट अस होप कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ऑनेस्टी बेस्ड होनी चाहिए और मेरिट सबके सामने आना चाहिए। अच्छा अमजद साहब, सर ये फरमाइएगा, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉट्स है जब हम कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मरीम नवाज साहिबा का ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान से बाहर चले जाना, अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाना, फिर इसके बाद ये सलमान साहब वाली हमने चीज़ देखी, इसाक डार साहब का पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान ना आना, आके वजारत भी संभाल लेना, फिर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कोई तारीख दे रहा है, कोई तारीख दे रहा है। आपको लगता नहीं कि ऑल ऑफ सडन कोई तब्दीली की फ़िज़ा चल पड़ी है विच इज़ इन एक्चुअली द फेवर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या जो भी इनके केसेस चल रहे थे, क्योंकि कुछ सालों से तो ऐसा नहीं था। अब तब्दीली की फ़िज़ा क्यों है और किस वजह से आपकी, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ, आप बेशक उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एज अ लॉयर आई वुड वांट टू नो कि क्या कहेंगे आप, आई मीन क्या हुआ ऐसा? में पहले दिन से इनोसेंस क्लेम की हुई है, प्रोसिक्यूशन में जो केस है उसको डिनाई किया हुआ है। वही पोजीशन वो आज तक कंसिस्टेंटली मेंटेन करते आ रहे हैं, उनका कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, कभी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई।
अब नॉर्मली जो टाइम फ्रेम हमारे यहाँ केसेस का है वाइट कॉलर क्राइम के, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही ये 3-4 साल ही होता है। ये केसेस जो हैं वो अपने लॉजिकल एंड की तरफ इतने अरसे में पहुंच जाया करते हैं। अब अगर वो ऐसे जंक्चर्स पे पहुंच गए हैं कि जहां पे कुछ अदालतें फैसले करने की पोजीशन में भी हैं। अब वो जो केस आप फरमा रहे हैं मरियम बीबी का, वो 2019 की अपील थी और वो पेंडिंग रही। आप सब देखते रहे हैं वो किस किस तरह से चलती रही है। तो मुल्क से जहां तक उनके बाहर जाने की बात है, तो वो मुल्क से बाहर गई हैं आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद उन्होंने मुल्क से बाहर सफर की है और वो उस वक्त गई हैं जब उनके खिलाफ जो एक केस था उसमें अदालत ने उनको क्लियर किया है। तो मैं तो इस तरह, जिस तरह आप इसकी तशरीह कर सकते हैं बतौर एंकर के, या कोई सियासी रहनुमा इसको अपने अंदाज से देखना चाहे तो उसका हक है, अपनी राय रख नहीं, मैं तो सकता है। ओवरऑल बतौर नॉट रिप्रेजेंटिंग देम, बतौर लॉयर जानना चाह रहा था कि एक ओवरऑल हमने तब्दीली की फिजा देखी। नॉट ओनली मरियम साहिबा, इसाक डार साहब भी हैं, सलमान साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो है वो राहें हमवार पॉलिटिकली तो खैर की जा रही हैं, लीगली भी ज़रा की जाएंगी तो पॉलिटिकली यहाँ पे पहुँच पाएंगे। आई मीन व्हाई नून लीग एंड चेंज इन नून लीग्स केसेस? एक ऐसा सवाल है जो वकील से करना नहीं बनता, जो प्रोफेशनल वकील हो। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अगर किसी का केस मेरिट पे है और वो किसी स्टेज पे पाकिस्तान आकर उसको फेस करना चाहता है, तो उसका बुनियादी हक है। और यकीनन अदालतें बैठी हैं और दूसरे लोग भी उन केसेस को देख रहे हैं जो उनके मुखालफीन है। अगर वो समझते हैं कि किसी अदालत ने गलत ऑर्डर पास किया है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मजाज है सो वोटो लेने की। कोई आम शहरी उस फैसले को किसी तरह से समझता है कि कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए और उसको उससे ग्रीवेंस है, तो वो अगर समझता है उसको किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करने का उसके पास हक है, तो वो उसको चैलेंज करे। यही मुनासिब बात है। लीगल तरीका तो यही है। बाकी परसेप्शन से कोर्ट्स नहीं चलती। शोएब शहीन साहब जो हैं वो बेहतर जानते हैं मुझसे कि कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ लॉ। उन्होंने कानून के मुताबिक चलना है। वो फैसला किसी को पसंद भी आ सकता है, नापसंद भी आ सकता है। ये लोग सजाएं भी हुई हैं अदालतों से, माजी में भी ऐसा होता रहा है। अभी मुखालिफ जो इनका जो मुखालफीन है सियासी पार्टी, अगर उन लोगों के खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन है, गलत बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन ड्यू कोर्स उनके फैसले भी उनके हक में आएंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये तो सब नेचुरल है कि ज़रा जो पार्टी जिसके हक में फैसला नहीं आता वो ज़रा फिर शोर डालती है या कंप्लेन करती है। अब नून लीग के बहुत सारे लीडरान ने अब से कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले तक भी जो है वो को बहुत पसंद नहीं किया जो इन केसेस के अंदर प्रोसीडिंग्स थी। अदालतों के हवाले से भी, जजेस के हवाले से भी उन्होंने कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट्स या बयानात नहीं दिए। अब वही अदालतें हैं और मोर और लेस वही जज साहिबान, ऑनरेबल जजेस हैं। अब जो है सब ओके है और सब अच्छे की आवाज़ है और जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी कोई ख़ास वजह, आई मीन पहले बहुत सारे लीडर्स का डिससेटिस्फैक्शन का इजहार करना और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर तकिया कर लेना। देखिए, उनका ख्याल ये हो सकता है कि पहले उनके साथ ज्यादती हुई है, जो केसेस में सजाएं नहीं बनती थी उन केसेस में उनको सजाएं दिलवाई गई हैं या अगेंस्ट फैक्चुअल लॉ फैसले आए हैं। उनका अपना एक मौकफ है और उन्होंने अदालतों के फोरम पे उस मौकफ को जो है वो बयान भी किया है कि हमारे केसेस में सजाओं के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल होते रहे हैं, वो आपके रिकॉर्ड पे हैं। और उनको फिर कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी लाया गया हस्बे ज़ाब्ता। तो सियासी केस में, ये पॉलिटिकल कॉनोटेशन के केसेस में ऐसी बातें तो होती हैं। तो लेकिन ये है कि मैं दूसरा ये जरूर करूंगा कि जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने वो कोई फैसला कर दिया है तो उस फैसले को चैलेंज करने का तरीकेकार कानून में दिया हुआ है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई इस केस में मुद्दई हो। शोएब शहीन साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर किसी को लगता है कि कोई मफाद आमा के खिलाफ फैसला आ गया है या बिल्कुल अगेंस्ट एविडेंस आ गया है तो और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आपको भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया हुआ है इन सारे बड़े जो पाकिस्तान के केसेस हैं इन पे, और वो सुओ मोटो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम केसेस का रिकॉर्ड तक जो है उसकी कॉपीज जो हैं वो इसमें यूएसबीज में और कंप्यूटराइज डिजिटल कॉपीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हिदायत जारी की हुई है सुओ मोटो में कि कोई केस विड्रॉ नहीं करेगा कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो में ऑर्डर पास कर चुकी है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं उनकी तब्दीली के बारे में भी स्टेट ऑर्डर जो है वो फील्ड में है। तो जो कुछ होना है वो हस्बे ज़ाब्ता और कायदे के मुताबिक होना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अमजद परवेज साहब, वकील हैं सलमान शहबाज साहब के। शोएब साहब,
सर मैंने जैसा आपसे जानने की कोशिश की, मैं चाहता हूँ का जवाब अगर आप हमारे नाजरीन को मुझे भी दे पाएँ कि एक तब्दीली की फ़िज़ा है जो हमें नज़र आ रही है, और ये तब्दीली की फ़िज़ा गुज़श्ता कुछ अरसे से है, और बिलख़ुसूस जब ये नैब के कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ भी की गई, लेकिन कुछ का असर हुआ, कुछ का असर जो है वो करंट केसेस पे नहीं हुआ। वो सलमान शहबाज की आप वापसी हो, या नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात हो, या मरियम साहबा के यहाँ से जाने की बात हो, या इसाक डार साहब की बात हो, आई मीन वट एवर इज़ हैपनिंग ऑल ऑफ सडन। वाई, आई मीन कानून ऑल ऑफ सडन इनकी फेवर में क्यों जाने लग गया है? नज़र तो यूँ आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जी, क्रिमिनल केसेस में अपील का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ या कंप्लेनेंट का होता है या सरकार का होता है, यानी स्टेट का होता है। ठीक है। तो इसलिए कोई आम आदमी कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए वो उठ के नहीं जा सकता। हाँ, बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था, जैसे शाहरुख जतुई वाला केस था, और उस केस पे भी ये वजह थी कि उसमें चूंकि दहशतगर्दी की दफा थी और वो सुलहनामे की बुनियाद पर केस फारिग हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि वो जो सुलहनामा है वो बहुत थ्रेट में हुआ हो, और चूंकि ऑलरेडी उसमें सुओ मोटो नोटिस भी लिया जा चुका था, फॉर दैट पर्पज उसमें सुओ मोटो नोटिस हुआ, उसके और वापस भेजा कर टू रीडिसाइड द केस, और उसके बाद अब दोबारा जो आया है फिर वो बरी कर दिया उनको सुलहनामा की बुनियाद पर। लेकिन जो केसेस हैं ना, ये व्हाइट कलर क्राइम के, नैब के या एफआईए के, इनमें सिर्फ स्टेट को ही अख्तियार है कि वो, या मुद्दाई जो है, स्टेट को ही अख्तियार है या मुद्दाई को कि वो इसमें अपील फाइल करें। ये अपील कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो इसलिए आप देखें ठीक है। शहबाज शरीफ साहब का जो केस फाइनल हुआ है उनके हक में, जो विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं आई, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब उसका हमजा शहबाज का केस फारिग हुआ है उनके साथ एफआईए का, जिसमें बहुत क्लियर एविडेंस भी मौजूद थी, और जिसके 2-3-4 गवाहों को भी जिस तरह अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। तो दैट वाज वेरी सीरियस केस, और एक जज साहब ने बैठ के वन फाइन मॉर्निंग बस चंद लाइनें पूछी और उसके बाद उनको फारिग कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ अपील स्टेट का काम था, वो करती। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अपील फाइल सर अब की है। स्टेट में वही बैठे हैं, हुकूमत वो चला रहे हैं केसेस। में आपसे मैं जानना चाह रहा वही हूँ कह क्यों रहा हूँ ना कि तब्दीली की जो, फिजा है सर? जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब प्रॉब्लम ये है कि जो कहा जाता है कि नारुतो का सिलसिला जारी है, वो किस तरीके से है। देखें, शहबाज शरीफ साहब मुकदमों से फारिग हो गए, हमजा शहबाज साहब फारिग हो गए, नैब लॉज अमेंड हो गए, मरीम नवाज साहब फारिग हो गई, सलमान शहबाज साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के आने के चांसेस सुन रहे हैं, इसाक डार साहब 3-3.5 साल यहाँ से बीमारी का बहाना सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर यहाँ जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं 3.5-4 साल, वहाँ घूमते फिरने के बाद जो ही उनकी हुकूमत आती है वो यहाँ वापस आते हैं, आते साथ ही अपने मुकदमे खत्म कराते हैं और वही फाइनेंस मिनिस्ट्री वो दोबारा हासिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि मुख्तदर तबके और हलकों ने उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट किया। नंबर 2, जिस इक़्तिदार में वो खुद बैठे हैं, ज़ाहिर वहां की नैब उन्होंने अपने चेयरमैन अपनी मर्जी के लगा दिए, ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन ने भी उनको फेवर करनी है, और एफआईए उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो एनआरओ और क्या होता है, तो उसको जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने मुकदमात को, जो बिलियंस ऑफ रुपीस के मुकदमात हैं, ये ऐसे सादे मुकदमात नहीं है। अब इसका नुकसान मजीद ये होना है कि न सिर्फ ये मुकदमे खत्म होने हैं, बल्कि आइंदा के लिए जो उन्होंने लैब लॉ बदला है उसका नुकसान ये होगा कि आइंदा भी कोई बंदा कोई केस साबित ही नहीं कर सकेगा। देखें, आप कहते हैं कि जी कोई केस साबित नहीं हुआ, तो आखिर इस मुल्क को किसने इस अंजाम को पहुंचाया? सर आम आदमी को एनआरओ कौन देगा? आम आदमी भी तो अदालतों के चक्कर काटता है सर, उसका भी तो एनआरओ को कोई हल निकाल के दे, फिर उसका क्या कसूर है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एलीट्स कैप्चर हो चुका है इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में। ताकतवर तबके के लिए कानून जो है वो इस तरह आसान बना दिया गया है कि उसको 4 साल 5 साल 3 साल 3.5 साल मुल्क से बाहर बैठा रहे, एंजॉय करे, जब दिल करे हालात उसके फेवर में आए और अपने आप को बरी करा के साइड पे हो जाए और एंजॉय करें। ये जो एलीट्स कल्चर और एलीट्स कैप्चर हो चुका है ना इदारों में, नुकसान उसका ये है कि एक आम आदमी का निजाम इंसाफ से वो जो ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, एतमाद होता है, वो उठता जा रहा है। और जो अशखास हैं जो इदारों में बैठे हुए हैं, खा हमारी पुलिस है, खा इन्वेस्टिगेशन है, खा एफआईए है या नैब है, वो अशखास बड़ों के इशारों के ऊपर अपने सारे नजरियात बदल देते हैं, अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ
इदारे हमने बनने नहीं दिए। आखिर इस मुल्क को अगर हम आगे चलें, करप्शन का गढ़ किसने बना दिया? आखिर ये मुल्क ऐसे तो इस अंजाम को नहीं पहुंचा। और देखें, हम कहते हैं सियासतदानों ने भी करप्शन नहीं की, हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने भी नहीं की, हम कहते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने भी नहीं की, क्योंकि साबित नहीं हुआ। तो भाई फिर करप्शन किसने की है? एक आम मजदूर ने की है, एक आम किसान ने। सर, आम शख्स तो यही कहता है कि मैं छोटी सी चोरी कर लेता हूँ या मैं कहीं पे चले गलत काम कर लेता हूँ, मुझे पकड़ा जब जाता है तो मुझे तो कई साल जेलों में, और मेरे घर वालों को भी जो है वो इन सारी सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उसको भी तो मुदावा चाहिए ना, उसके मुदावे का क्या होगा सर? क्या आई मीन व्हाट पीपल शुड डू? यही वजह है कि लोग अब उठ रहे हैं, लोगों का एतमाद निज़ाम इंसाफ से उठता जा रहा है, लोगों का जो सियासत के ऊपर एतमाद है वो उठता जा रहा है। देखिए, इसी नारे को लेके इमरान खान साहब गए हैं, तो एक उनकी बात में ये वजन है कि जब उनको मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करता हूं, जब उनको निकाला गया तो वो मुल्क से बाहर नहीं भागा, वो दुबई नहीं गया, वो लंदन नहीं गया, वो सीधा पब्लिक में चला गया और पब्लिक ने उसको फिर रिस्पॉन्ड किया। उसके खिलाफ 29 मुकदमात बनाए, उसको गोलियां लगी, उसके खिलाफ तोशाखाना बनाया, उसके खिलाफ पता नहीं क्या फॉरेन फंडिंग बनाया, सब कुछ को उसने बर्दाश्त किया। गोलियां खाने के बावजूद वो पब्लिक में बैठा हुआ है, ना वो इलाज की गरज से बाहर भागा, ना वो जान बचाने के लिए बाहर भागा, ना ही उसने अपने आप को कोई रेस्क्यू किया। तो देखिए, फिर पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। मेरा ख्याल है इसमें पब्लिक को अपने हुकूक के लिए उठना चाहिए, पब्लिक को अपने राइट्स के लिए उठना चाहिए, जिसको वो समझते हैं कि हमारे साथ जाती हो रही है। अच्छा, अब एक और चीज, इन लोगों ने मेरी सुने सर, देखिए मेरी सुने, ये मैं चाहता हूँ इसी को आप कंटिन्यू करें। अदालतों की बात आप करें, इंसाफ, निज़ाम इंसाफ की बात करें, और ये जितनी भी अभी हमने बात की, कॉन्वर्सेशन की, जिसमें हम जो साहब भी फरमा रहे थे, चले हम मान लेते हैं जी ये पॉलिटिकल केसेस भी हैं और इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस भी हैं। अब अदर देन दैट देयर इज अनदर थिंग व्हिच हैज हैपेंड एंड दैट इज क्राइम, जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ। मुझे ये बताइए कि इन्हीं अदालतों जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ली है। मुझे सिर्फ ये बताएं आप बतौर वकील, अरशद शरीफ शहीद की वालदा की दरख्वास्त जो उन्होंने दी है, सब ने देखी है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कोर्ट हो रही है। मुझे ये बताएं कि वो अपनी दरख्वास्त जो लिखी है उसके मुताबिक FIR दर्ज करवा पाएंगी? सबसे पहले तो कानूनी ग्लिच आ जाता है, और उसके बाद जो उनका मतन है, आई मीन व्हाट डज लॉ सेज एंड व्हाई शी इज नॉट सक्सीडिंग इन व्हाटएवर शी वुड वांट टू अचीव? देखें डार साहब, पहली बात तो ये है कि अगर अरशद शरीफ के खिलाफ एक ही वाक़े के ऊपर 16 FIR कट सकती हैं, तो क्या उसकी वालदा की तरफ से दूसरी FIR नहीं कट सकती? तो सर 2018 की जजमेंट का क्या करेंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सभी के लिए है ना, सभी के लिए है, या सिर्फ कानून जो है उन लोगों के लिए है कि जब अपने मफादात के लिए हो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सहारा ले लें? और देखिए, एक वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द लीगल एयर्स। जो कुछ आपको कहेंगे, आपने उसको लावारिस तो नहीं था, उसके लिए कंप्लेनेंट मौजूद थी, उसकी वालदा जिंदा है, हयात है, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, उसकी बेवा मौजूद थी, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर आप FIR काटते और उसके बाद आगे प्रोसीड करते। अगर आपको कोई एविडेंस ना मिलती तो आप किसी को बरी कर सकते थे। आप उससे आगे चलें, आजम सवाती के ऊपर 37 FIR काट दी एक ही इल्जाम के मुतालिक, वो गलत है, सही है, आपने एक FIR काट दी, गिरफ्तार कर लिया। शहबाज गिल के ऊपर एक ही क्राइम के ऊपर आपने दर्जनों FIR काट दी। बात ये होती है कि अगर कानून है तो सबके लिए है ना, ये तो नहीं है। अच्छा, अब इस केस की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हमें एक क्या कहते हैं, देर आयत दुरुस्त आयत वाला एक गिला भी है। क्वेश्चन ये है कि अपनी जिंदगी में उसने लिख के भेजा, आपको एप्लीकेशन दी, उसने सदर पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी, रिमाइंडर्स दिए, उसने कहा मेरी जिंदगी को खतरा है, और आप उसमें देखें उसके इल्जाम क्या है। उसकी अपनी जो वो एप्लीकेशन है वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बनानी चाहिए। उसने ये कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर मेरे खिलाफ झूठी FIR कटाएंगे, फिर मुझे कत्ल करेंगे। तो वो जो FIR कटाने वाले लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे, वो कौन है? अब बात यह है कि जिनकी निगरानी में वो FIR कटी हैं वो पुलिस वाले कौन है, किसने उनको नहीं देखा, क्यों FIR ऐसी काटी? अभी जो मेरा ख्याल है 2 लोग शायद अपीयर हुए हैं कोर्ट के अंदर जो FIR कटी हैं 16 में से शायद।
जी 19-16 FIR की बात कर रहा हूँ ना, उसमें से कहते हैं 1 या 2 मुद्दाई हमें मिल सके हैं, बाकी मुद्दाइयों का भी नहीं पता। 9 FIR का पता चला, बाकी FIR का भी नहीं पता। वो तो आप इंटीरियर मिनिस्टर से आपको पूछना चाहिए। आप उससे आगे चलें, ये बात आज तक हुकूमती ज़राए कह रहे थे कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि उसको मजबूर किया गया मुल्क छोड़ने पे, क्योंकि उसको खतरा था। फिर आप देखें, ये आज तक कहते रहे कि यूएई का उसका वीजा खत्म हो गया था, इसलिए वो वहां कीनिया चला गया। भाई उसके 20 दिन अभी बाकी थे। वो कौन इदारे थे, वो कौन ऑफिसर्स थे, वो कौन ऐसे ताकतवर हल्के और तबके थे जो यूएई की गवर्नमेंट को मजबूर करके उन्होंने अरशद शरीफ को वहां से निकलवाया। फिर उसने कीनिया में जाकर 3 मरतबा अप्लाई किया यूएई का, उसको 3 दफा उसको रिजेक्ट हुई। हालांकि वो बंदा जो मुस्तकिल दुबई आना जाना होता था, एक आम आदमी आज हमारा मजदूर भी जाना चाहे तो वो विजिट वीजा आराम से उनको मिल जाता है। तो आखिर अरशद शरीफ जैसा इतना बड़ा सहाफी, उसको वहां से किसी आम आदमी के कहने पे तो उसको नहीं वहां से फारिग किया। नेचुरली कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको वहां से हटवाया। फिर कहते हैं कि जिनकी वहां उनसे मुलाकात हुई थी उसके सीसीटीवी फुटेज जनाब वो नहीं दे रहे। देखें, आपको याद होगा फलस्तीनी रहनुमा एक वहां शहीद किया था इजरायलियों ने, वो उस सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए थे। तो बात ये है कि वहां तो कोई भी चीज ऐसे अनआइडेंटिफाइड होती आप नहीं सर है। ये बताएं देखें, सुप्रीम कोर्ट तो अपना रोल प्ले कर रही है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी कंसर्न्स रेज किए, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई उसके ऊपर भी रेज किए। फिर उसके अलावा उन्होंने JIT जो है फॉर्मेशन के हवाले से भी अहकाम जारी किए। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक रोल में ज़ाहिर कंसिडर होती हैं। अभी तक जो उसने केस को टेकअप किया और आगे बढ़ाने की कोशिश है, अब ये किस सिमत में बढ़ेगा? क्या यूं ही बढ़ना चाहिए? रियासत क्या कर रही है? पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पाकिस्तान से बाहर जो अभी नहीं हो रही और जो होनी चाहिए, ये तमाम तर वो चीज़ें जिसमें आपसे मैं आपका ओपिनियन भी चाहता हूँ। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस को लीगली और अदर दैन लीगल जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा है, साबिक गवर्नर है, वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले शुएब साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद का इजहार जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर भी किया। JIT की न्यू फॉर्मेशन हो गई। इस JIT की फॉर्मेशन के बाद और इसमें जिन डिपार्टमेंट्स के लोगों को शामिल किया गया है, आपके ख्याल से ये अब ज़्यादा स्विफ्ट और ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा जो है वो बेहतर टीम के तौर पे काम कर पाएंगे? आप कैसे देखते हैं इस फॉर्मेशन को? देखिए, पहली बात तो ये है रार साहब, जिस माँ को सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरवाजे खटखटाने पड़े, उसको रिट पिटीशन करनी पड़ी और उसको वो मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं दी जा रही थी, तो क्या सब्सिक्वेंटली उसमें चेंजेस हुई नहीं हुई ये तो फिर अल्लाह ही जानता है ना। कि अगर वक्त पे दे दी जाती तो कम से कम सब चीज सबके सामने आ चुकी होती। और जिसके ऊपर इजहार भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उस बहरहाल जो कुछ उनकी ऑब्जर्वेशन थी, हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इदारे न्यूट्रल थे और अगर हुकूमत सिंसियर थी, लॉयल थी और वो कोई इसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो भाई जो ही आया 8 घंटे तो उसको इंतजार कराया पोस्टमार्टम करने में। जब पोस्टमार्टम हो गया तो उसको 2 हफ्ते के लिए उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं दी। उसका एक फर्स्ट पेज दे दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, रीजन जो थी वो दूसरे पेज में थी, वो दी नहीं। तो ये सारी चीजें इनकी बदनीयती को जाहिर करती हैं। ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत जो है वो कहती रही है जिसको इवन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ऑल्दो वो अभी उसका कोई लीगल वैल्यू एज सच नहीं है, लेकिन वो बुनियाद फराहम करती है उसको आगे ले जाने के लिए। हुकूमती जो वज़रा या हुकूमती लोग थे उनका जो मौक़िफ़ था कि उनकी जिंदगी को खतरा नहीं था, यूएई से उनको नहीं निकाला गया, तो वो सारी चीजें गलत साबित हो गई। उस इवन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने गलत साबित कर दी। हाँ, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी कब्ल वक्त है ये कहना, क्योंकि ये सारे लोग भी हुकूमती मशीनरी का और मुख्तदर तबके और हल्कों का के ज़ेर असर है, उनकी अंडर द कमांड जो है वो काम करते हैं। बहरहाल डेफिनेटली जी हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, होप करते हैं कि अदालतों से इंसाफ शहीद अरशद शरीफ जो है
उनको उनकी फैमिली को मिल पाएगा और जो लोग जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सिर्फ कार्रवाई नहीं सज़ा भी उनको होगी। इमरान इस्माइल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुल्क के अंदर जहाँ पे बहुत सारे मामला चल रहे हैं उन्हीं के अंदर सियासी मामला जो है वो प्राइमरीली बहुत सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। पंजाब का मामला जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। चौधरी साहब जो लीडर हैं पंजाब के वो कहते हैं जी पहले उन्होंने मार्च की डेट दी, फिर एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जी हुकूमत अपनी मुद्दत पंजाब की पूरी करेंगे, लेकिन मेरा प्रिंसिपल डिसीजन ये है इमरान खान साहब के साथ अब जब कहेंगे असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। आई मीन व्हाट इज दिस, व्हाई वी आर नॉट क्लियर ऑन दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन सर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अभी मेरी चौधरी परवेज लाई से भी और मोनिस लाई से भी बात हुई और अपने साथ बैठे थोड़ी देर। जो वो कह रहे हैं चौधरी साहब वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि उनके ख्याल में ऐसा होना चाहिए। अच्छा। और जो खान साहब कह रहे हैं वो ज़ाहिर है उनका हतमी फैसला होगा। चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के को अपनी जबान दी है कि जैसे खान साहब कहेंगे वैसा हो जाएगा और आज भी उन्होंने यही बात दोहराई कि जिस तरह इमरान खान साहब कहेंगे उस तरह से होगा। तो हमें कोई डाउट नहीं है कि चौधरी साहबान जो है मोनिस लाई और चौधरी परवेज लाई जो इमरान खान साहब कहेंगे उस तरह नहीं करेंगे। वो इस कुर्सी को अमानत समझते हैं इमरान खान की, वो समझते हैं, अच्छी तरह उन्हें इल्म है सियासी नौयत से भी और मॉरली भी उन्हें इल्म है कि ये इमरान खान के बगैर ये काम होगा। ठीक है। अब खैर ज़ाहिर आपका जो ये अगर ये हो जाता है जिस तरह आप कह रहे हैं तो इवेंचुअली या लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू गो फॉर जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि जिसके ऊपर ख़र्चा आएगा और अरबों रुपये ख़र्चा आएगा और इस वक्त रियासत जिन हालात से गुजर रही है, हुकूमत का ये कहना है कि जी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम इतने पैसे अभी खर्चें, उसके कुछ अर्से के बाद फिर इलेक्शन आए और फिर पैसे खर्चें। तो इस फैक्टर को या इस चीज़ को डिस्कस किया गया विद इन द पार्टी, हम श्योर किया गया। अगर किया गया तो क्या ओपिनियन है जनरल इलेक्शन अगर वो कॉल अप नहीं करते और अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, देन आई मीन वेयर वुड यू गाइस स्टैंड? नहीं, मुझे ये बताया ना कि वो 65 अरब रुपया जो खर्च होगा उसके बाद हालात बेहतर होंगे कि खराब होंगे इकनॉमिक। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो हमें दिखा रहे हैं झंडी की जी हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं हम सब ठीक कर देंगे। कंटेनर स्पोर्ट पे खड़े हैं, प्याज, आटा, टमाटर, घी, दाल, चावल, वो कंटेनर छूट नहीं रहे बिकॉज स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है एलसी की पेमेंट के लिए। वो सारा मामला उधर फंसा हुआ है। और बिलावल भुट्टो एक प्राइवेट जेट हुकूमत का लेके वो फुटबॉल मैच देखने कतर जा रहे हैं, जो कि जाहिर है इसका कोई खर्चा नहीं होगा, तो फ्री में होगा। वहाँ रहना सहना, ये जहाज का आना जाना, ये 50 लोगों को जहाज में भर के ले जाना, ये सारा तो फ्री में होगा। तो ये एक तरफ तो अपनी याशियां खत्म नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ बार बार हमें बता रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है। और तीसरी तरफ वो साल्टार जो डायनामिक्स के मास्टर हैं, वो जो यहाँ पे आए इसीलिए थे कि इकोनॉमिक को ठीक कर देंगे, इकोनॉमी को, पाकिस्तान की वो इकोनॉमी तो और मजीद डोलड्रम्स में चलेगी, तबाही की तरफ चलेगी। तो हमें तो बताया जाए कि ये सारी जो कहानियां हुई थी ये किस लिए हुई थी। ठीक है। अब जनरल इलेक्शन वक्त पर हो जाए पहले हो जाए, चैलेंज तो आपको होगा, टफ होगा, और वो मैं देख रहा हूँ क्योंकि सलमान शहबाज साहब की वापसी हो रही है, मियाँ साहब की वापसी की भी तारीखें जो है वो क्लियर हो रही है। आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि लीगली जो है उनको कितना कुशन या कवर मिल सकेगा, और वो ये भी डिस्कशंस हो रही हैं कि जी वो कहीं मैं खबर ये भी देख रहा था कि जी वो सीएमशिप के लिए जो है मुमकिन है कि आगे लीड करें, बट खैर आई डोंट एग्री विद दिस एट दिस स्टेज। आई मीन यू गाइज आर गियर्ड अप, तैयारी पक्की आपकी, दो बड़े स्टॉलवर्ड्स आ रहे हैं नून लीग के पाकिस्तान में। देखें, ये हुकूमत में आए ही इसीलिए थे कि ये नैब को कमजोर करें, अपने केसेस माफ कराएं, अपने पैसे निकालें, और जो इनके यहाँ पर इस तरह के केसेस में अरेस्ट होने का खतरा है उनको भी खत्म करवाएं। और उसी को ये काम दिन ब दिन से उसी तरफ काम हो रहा है। आपको पाकिस्तान में किसी और तरफ काम होता नजर आ रहा है? कभी आप मुझे ये सवाल कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें ना, ये पहले तो टेक्सटाइल की इतनी ग्रोथ थी, अब इतनी आ गई है। वो आप नहीं कर पाएंगे मेरे से सवाल, बिकॉज वो हुआ ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान में सब काम ही सिर्फ ये हो रहा है। अब ये देखें कितनी एक अजियतनाक बात है कि सलमान शहबाज जिसकी यहाँ पे पुलिस ने पकड़ना था, अरेस्ट करना था, उसे जमानत मिल गई कोर्ट से, और नैब ने अपील भी नहीं की इस फैसले के खिलाफ, यानी नैब को इतराज भी नहीं है। ये तो सबसे कमाल की चीज हुई है ना, नैब को, एंटी करप्शन को किसी को इतराज नहीं है कि उसकी जमानत होगी तो उसके खिलाफ अपील की जाए। तो केस नैब का था, रिकवरी नैब ने करनी थी, लेकिन नैब को कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर। तो बाकी इदारों की तो इन्होंने बिल्कुल कोई हालत ऐसी कर दी कि उनका एग्जिस्टेंस, उनका होना ना होना बिल्कुल एक। आखिरी सवाल, सियासी मामला तो एक तरफ, अरशद शरीफ शहीद के मामले में इंसाफ होता देख रहे हैं उनकी फैमिली के साथ, लाहिकीन के साथ? देखें, अब तक तो मुझे नहीं ऐसा लगा कि अरशद शरीफ के लाहिकीन का आंसू पोंछने के लिए कुछ किया गया। जिस तरह से बेईमाना कत्ल हुआ अरशद शरीफ का, और उसकी वालदा जो एफआईआर कटाना चाहती हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
एक एप्लीकेशन भी दी जिसको देख के सब परेशान हो गए हैं। और उस एप्लीकेशन में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको अरशद शरीफ ने ना इंडिकेट किया हो, या हमारे जो आजम स्वाति हैं या शहबाज गिल हैं या खुद इमरान खान साहब को कातिलाना हमला हुआ है, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया है। हमें देखना है कि हमने अपने इदारों को भी बचाना है, हमने पाकिस्तान की साख को भी बरकरार रखना है, इंसाफ के तकाजों को भी पूरा करना है, और जिनके साथ जुल्म हुए हैं, ज्यादती हुई है, अरशद शरीफ का कत्ल हो गया, अरशद शरीफ का और बेईमाना कत्ल उसका हुआ है, और हमने FIR कटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। यहाँ पे ये सिस्टम अब चल गया है कि आप FIR भी नहीं कटा सकते। इमरान खान की FIR अभी तक नहीं कट सकी। तो हमें बड़े सीरियसली इसको देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ, हमें बिल्कुल सीरियसली देखना पड़ेगा कि हम किस समत के अंदर आगे बढ़े हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। में ज्वाइन किया शोएब शाहीन साहब ने, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।